हेलो गाइस एंड वेलकम टू द पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच फर्स्ट टेस्ट मैच डे 3 का जहां खेल समाप्त हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन था जहां ओली पोप शतक मार के आए थे स्ट्राइक पे, हैरी ब्रूक आए थे स्ट्राइक पे और उसके बाद मैच पलटा। इंग्लैंड ऑल आउट हुआ, टीम इंडिया भी बैटिंग कर रही थी, तो बहुत कुछ घटा है पूरे 90 ओवर के खेल में या फिर बोलिए 3 सेशन के खेल में। तो क्या कुछ घटा है, चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप 3 से 4 बेस्ट इमेजेस देख रहे होंगे। पहली इमेजेस अनलकी जसप्रीत बुमराह, जहाँ पे उनके टोटल 4 कैचेस तो उनके छूट गए, फिर भी 5 विकेट का हॉल लेके जा चुके हैं। हैरी ब्रूक 99 पे आउट होते हैं, के राहुल बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं और भाई वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई, यही देखने को मिला हमें पूरे दिन में। तो वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आप सभी के लिए। टोटल 6 कैचेस छोड़े हैं, 3 नो बॉल डाली है बुमराह से, जो कि ऑल इन ऑल हम उम्मीद नहीं करते खासकर टीम इंडिया से। बहुत कुछ है, डिटेल में पूरा डीप डाइव करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, ट्राइसेक्ट करेंगे चीज़ों को और एक एक करके सारे क्रूशल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देखते हैं दिन के खेल में क्या कुछ घटा। प्लेइंग 11 हमें पता है, तो फटाफट से स्किप करेंगे इसको, बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। देख लेंगे हमारे मैच की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मैच की शुरुआत हुई थी जहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनाई जा रही थी, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, आपको वो सब डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसा हाल है कि अभी तक रिसेंट पास्ट में जो मैचेस हुए हैं, मतलब 2023 से, वहाँ 76 मैचेस अकेले, 76 विकेट्स अकेले जसप्रीत बुमराह ले चुके हैं। और अगर आप नीचे देखें, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षदीप, आकाशदीप और हर्षित राणा, ये चार मिला के 75 विकेट्स ले चुके हैं। तो आप सोचिए, सिंगल मैन आर्मी, वन मैन आर्मी बन के खड़े हैं जसप्रीत बुमराह। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सिचुएशन खराब होती है, कैप्टन सिर्फ बुमराह के पास जाते हैं, चाहे वो विराट कैप्टन थे, रोहित शर्मा कैप्टन थे या अब शुभमन गिल कैप्टन है। शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 6 ओवर की बॉलिंग की है और जब जब ज़रूरत पड़ रही थी बॉलिंग की, तो बुमराह को ही आना पड़ रहा था, हाथ खड़ा करना पड़ रहा था। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है टीम जसप्रीत बुमराह पे। उसके अलावा क्या कुछ हुआ था, जब 12 गेंदे खेल चुके तो यहाँ पे हैरी ब्रूक उनको बहुत तंग किया था। ये बाउंसर पे देखो भाई, कोई भी प्लेयर अगर ऐसे बाउंसर खेल रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस समझ लो, दोनों पैर हवा में, बॉल को डक भी कर रहा है वो, तो सोचिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। 12 बॉल पे खेल चुके थे, जीरो पे थे, खाता नहीं खुला था, आउट भी कर चुके थे इवेंचुअली, बट वो नो बॉल हो गई थी। और बैट कैरी करके गए थे ओली पोप, जो कि 102 पे खेल करके गए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि इनका विकेट आना बहुत ज़रूरी था तीसरे दिन के शुरुआत में। तो होता भी वैसा ही है, पहला ओवर डालने आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। मैंने आपको कल बताया था कि बुमराह ने आखिरी ओवर डाला है, तो दूसरी तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा से ही शुरुआत होनी चाहिए। वही देखने को मिला, ओली पोप के हाथ में को अच्छी बॉल डाली थी और ओली पोप कट खेल रहे थे। वो क्या कर रहे थे, थर्ड स्लिप और फोर्थ स्लिप के बीच से या फिर फोर्थ स्लिप और गली के बीच से कट खेल रहे थे, वहाँ से सिंगल डबल निकाल रहे थे या फिर चौके मार रहे थे। उसी को टारगेट करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना हाइट का एडवांटेज लिया, थोड़ी बॉल ज़्यादा पटकी और जो वो कट खेलने गए, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ बॉल में, टॉप एज लगा और कैच गया कीपर के हाथ में। तो वहाँ इंडिया को पहला सफलता मिला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही क्रूशल विकेट था वो, क्योंकि ओली पोप सेंचुरियन थे। सेंचुरियन का विकेट मिलता है ना, तो बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, मैं जो बार बार बोलता हूँ। सामने हैरी ब्रूक थे जो कि नए आए थे, तो दोनों तरफ से नए प्लेयर हो गए थे। बट जो उसके बाद दिक्कत शुरू हुई वो थी बॉल। बॉल का डायमेंशन, बॉल का साइज शेप चेंज हो गया था, क्योंकि हैरी ब्रूक ने पिटाई चालू कर दी थी भाई, छक्के चौके दे दनादन मारना चालू कर दिया था। पहले गए बॉल शुभमन गिल लेकर के, फिर एक बार जसप्रीत बुमराह भी बॉल लेकर के गए, फिर ऋषभ पंत लेकर के गए। बट ऋषभ पंत का थोड़ा सा एटीट्यूड अलग था, जैसे आप देख सकते हैं। उनने क्रिस कैफनी को बॉल दिखाई, उन्हें देखने से मना करती, ऋषभ पंत ने बॉल ही फेंक दी। तो आप उस इमेज में देख सकते हैं कि बहुत निराश थे ऋषभ पंत, क्योंकि बॉल का शेप चेंज हो चुका था। बट अंपायर बोल रहे थे नहीं, बॉल फिट है खेलने के लिए, और वही बॉल से कंटिन्यू करवाया गया। और कुछ 50वें ओवर के आसपास जाके बॉल चेंज कर गई की गई, जब जसप्रीत बुमराह का स्पेल वापस आ रहा था, तो उनने फाइनली एक और बार बॉल दिखाई भाई अंपायर को, भाई देख लो इस बॉल को क्या हाल है। तब जाके बॉल चेंज हुई थी, बट उससे भी कुछ खास असर नहीं पड़ा था, क्योंकि पिटाई का मोड एक्टिवेट हो चुका था हैरी ब्रूक का। हैरी ब्रूक ने बहुत गंदी पिटाई की और उसके बाद जेम्स स्मिथ के लिए बहुत अच्छी फील्ड सेट की गई थी। तो वो सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट हुआ क्या, जैसे ही ओली पोप आउट होते हैं, आते हैं बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स आते हैं, बहुत उम्मीद लेकर के आते हैं, कैप्टन है, क्योंकि भाई सेनापति जब तक खड़ा रहता है ना, टीम चलती रहती है। बट ऐसा होने नहीं दिया, मोहम्मद सिराज ने लालचाती हुई बॉल हमेशा फिफ्थ स्टंप सिक्स स्टंप के बाहर डालते गए, डालते गए, डालते गए। फाइनली एक बॉल ऐसी आई जो कि बेन स्टोक्स को लगा कट करने लायक है, अच्छा कट खेल सकता हूँ, बॉडी के अलॉन्ग खेल सकता हूँ। वो पूरा बैट फेंक देते हैं बॉल पे, एज लगता है, ऋषभ पंत के हाथ में कैच जाता है और बेन स्टोक्स दी कैप्टन का विकेट मिलता है, जो कि बहुत क्रूशल विकेट था। जितना इंपॉर्टेंट जो रूट का विकेट था, उतना ही इंपॉर्टेंट बेन स्टोक्स का विकेट था, जो कि मिलता है यहाँ पे मोहम्मद सिराज को। बहुत गुस्सा होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में बेन स्टोक्स, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका विकेट प्राइस रखते हो अपने विकेट पे। और हम जानते हैं विराट कोहली के फेवरेट प्लेयर है बेन स्टोक्स, क्यों है, क्योंकि पूरी जान झोंक देते हैं वो वेन्यू पे और पिच पे, मैच के दिन और टेस्ट मैच में पाँचों दिन उतना ही अग्रेशन दिखता है बेन स्टोक्स से। उसके बाद दूसरी तरफ से हैरी ब्रूक, पिटाई पे पिटाई चालू थी भाई, 3 मौके मिले थे, पहले जीरो पे आउट हुए थे, नो बॉल हो गई, फिर एक कैच जायसवाल छोड़ चुके थे और एक और कैच इनका छूट चुका है, तो 3 कैचेस छूटे थे। और ये
50 बनाते हैं सबसे पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा था, उसके बाद जेमी स्मिथ आते हैं जब बेन स्टोक्स आउट होते हैं। जेमी स्मिथ भी तेज़ खेलना चालू करते हैं। कमेंट्री में डिस्कशन चलता है कि इनके पास 2-3 प्लेयर थे। फोक्स है इनके पास, एक विकेट कीपर बैट्समैन, देन जॉस बटलर है, उनके ऊपर जेमी स्मिथ खेल रहे हैं। तो मतलब कुछ तो अलग मैकलम ने देखा होगा उनके अंदर, जो उनका सिलेक्शन उन दोनों प्लेयरों से पहले हुआ है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए 30 रन की बहुत अच्छी पारी खेली है जेमी स्मिथ ने। बट बाउंसर का ट्रैप सेट किया हुआ था प्रसिद्ध कृष्णा, बाउंसर पे बाउंसर पटके जा रहे थे, चौके छक्के पिट रहे थे, 6 के रन रेट से पिटाई हो रही थी। बट फाइनली एक बाउंसर सटीक आती है जो कि बॉडी के लाइन के बाहर थी, थोड़ा ड्रैग करके मारना पड़ा जेमी स्मिथ को, और दो फील्डर्स के योगदान के बाद वो कैच होता है। पहले जडेजा कैच लेते हैं, पूरा बैलेंस खो चुके होते हैं, पिच के बाहर जाते हैं, ग्राउंड के बाहर जाते हैं, थ्रो कर चुके होते हैं बॉल, फिर साई सुदर्शन कैच ले लेते हैं। तो वैसे जेमी स्मिथ आउट होते हैं, फिर क्रिस वोक्स और हैरी ब्रूक खेलना चालू करते हैं और दोनों धागा खोलते हैं। पहले तो जब हैरी ब्रूक की 50 हुई ना भाई, उसके बाद तो उन्हें रुकने का नाम ही नहीं लिया, पिटाई करना चालू की। और शतक से पहले एक ऐसा मौका आया था जहाँ हैरी ब्रूक का कैच फिर से स्लिप में गया। 4 स्लिप पे खड़े थे जायसवाल और उनके चेस्ट हाइट पे कैच था राइट साइड में। पहले वो अपर कैप कप बनाने गए, फिर अंडर कप बनाने गए, उतने में बॉल निकल गई। तो वहाँ पे एक और जीवन दान मिला हैरी ब्रूक को 80 के रन पे। और तब तक पारा गर्म हो चुका था, जसप्रीत बुमराह का पूरा मुंह छुपा लिया था उनने, पूरा एग्रेशन, पूरा कंट्रोल अपने बॉडी पे रखा कि भाई टीम के मेंबर है, हो जाता है। बट ये चौथी बार हुआ था। टोटल 6 कैचेस टीम इंडिया ने छोड़े हैं। और यहाँ पे मैं एक और बार डिस्कस करना चाहता हूँ, ये सीरीज़ शुरू होने से पहले हमारा डिस्कशन क्या था? हमारा डिस्कशन था विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, अश्विन नहीं है, तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशल प्लेयर टीम से जाएंगे। हमारा ओपनर खाली हो गया स्पॉट, हमारा 4 नंबर का स्पॉट खाली हो गया, हमारा एक जेन्युइन स्पिनर का स्पॉट खाली हो गया। कौन इसको फिल करेगा, कौन उन शूज़ को फिल करेगा, कौन साबित कर पाएगा अपने आपको बैटिंग में? बट हम एक चीज़ भूल गए थे, रोहित शर्मा की कैप्टनसी, रोहित शर्मा का लॉन्ग ऑफ पे खड़ा रहना, वहाँ पे बॉलर से बात करना। स्लिप में विराट कोहली की हमने देखे, एग्रेशन देखा है, वहाँ से कमेंट्री देखी है, वहाँ से हमने कैचेस देखे, उनके रिफ्लेक्सेस देखे, तगड़े कैचेस उनने पकड़े। प्लस अश्विन क्रूशल टाइम पे बॉल उनके हाथ में रहती थी, न्यू बॉल डालते थे, ओल्ड बॉल डालते थे, फील्डिंग में भी उनके से हमने अच्छे थ्रोज देखे हुए हैं और वो अपने गाइडेंस देते रहते थे बॉलर को। तो 3 प्लेयरों की हमने परफॉर्मेंस की तो बहुत बात की, रिप्लेसमेंट की बहुत बात की, बट वो ऑन फील्ड क्या क्या करते थे वो सब आज समझ में आया जब इतने सारे कैचेस छूटे। क्योंकि अगर आप देखो विराट होते अगर, तो जायसवाल डेफिनेटली गली में होते या फिर पॉइंट पे होते, क्योंकि एक स्लिप की जगह विराट भी ले लेते। तो वही बात हो जाती है भाई, प्लेयर जाता है तो बस एक डायमेंशन नहीं होता जिसमें आप उनको मिस करते। फील्डिंग में टीम इंडिया ने एक्सपीरियंस बहुत मिस किया। सिर्फ करुण नायर की एक फील्डिंग अच्छी थी, केएल राहुल की फील्डिंग काफ़ी अच्छी थी, साई सुदर्शन से भी एक गलती हुई थी। बट जडेजा जैसे प्लेयर, जायसवाल जैसे प्लेयर कैचेस छोड़ेगा तो किसी भी बॉलर का दिल टूटेगा, क्योंकि इनने बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है फील्डिंग में, बट वो यहाँ पे नहीं देखने को मिला था। उसके बाद ये मोमेंट है जिसका मैं भी कमेंट सेक्शन में भी देख रहा हूँ, बहुत बात हो रही है। मोहम्मद सिराज द डीएसपी विकेट नहीं ले रहे थे, 6 के ऊपर की इकॉनमी से बॉलिंग कर रहे थे, बहुत पिटाई हो रही थी इनकी, बट इन्हें थोड़ा वर्बल डिंग डोंग, जिनको नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं, वो करना चालू कर दिया था। कुछ ना कुछ हैरी ब्रूक को बोलना चालू किया जब 90 के आसपास आ गए, बट वो ओवर आया, उसमें 16 रन की पिटाई हो गई थी भाई, T20 मोड में पिटाई की थी सिराज की, और फटाफट से 97 पे पहुंच गए हैरी ब्रूक, और सामने से बॉलिंग करने आए जसप्रीत बुमराह, जिन पे फिर से उम्मीद थी कि भाई होता है, गुस्सा कंट्रोल कर लो, 99 पे हैरी ब्रूक है, अभी भी आउट हो सकता है। वही देखने को मिला, पहले हैरी ब्रूक को पहली बॉल पर डबल दे दिया कि ठीक है 99 पहुंच गए। 99 के बाद टैप करके वो सिंगल लेना चाहते थे, वहाँ पे वो क्रिस वोक्स ने सिंगल बना कर दिया, और उसके बाद फिर से एक बाउंसर डालते हैं हैरी ब्रूक को और कैच आउट हो जाते हैं हैरी ब्रूक। शार्दुल ठाकुर के हाथ में वो कैच जाता है और 99 पे दिल टूटता है हैरी ब्रूक का। क्रिस वोक्स उसके बाद खेलते हैं टंग के साथ, ब्रैंडन कार्स बहुत पिटाई करते हैं, और लास्ट में जाते जाते ऑल आउट होती है इंग्लैंड की टीम। 465 पे जहाँ 5 विकेट का हॉल लेकर के जाते हैं जसप्रीत बुमराह, 83 रन देकर के 5 विकेट, जो कि इनके 6 या 7 विकेट हो सकते थे अगर बॉलिंग से फील्डिंग से सपोर्ट मिलता तो। बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और ये 5 विकेट का हॉल में 150 रन से तो कम बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि 465 तक पहुंची है इंग्लैंड। सिर्फ 6 रन की हमें लीड मिली है, अगर बुमराह के 5 विकेट नहीं होते तो हम पक्का लीड गवा देते, 50 या 100 रन की लीड खर्च कर जाते, जिसमें अभी हम अंडर प्रेशर होते, जिसको पूरी तरीके से नहीं होने दिया है बुमराह ने। यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर दूँ, बीसीसीआई की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से, इंडियन क्रिकेट की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसको मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ शुरू होने से पहले ही उन्होंने बता दिया कि बुमराह 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे, और धीरे धीरे न्यूज़ ये भी आउट कर दी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ टेस्ट मैच ही खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, मतलब सेकंड और फोर्थ के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, उनको हर टेस्ट मैच के बीच में रेस्ट दिया जाएगा रिकवर होने के लिए। ये बात एकदम से क्लियर करके बाहर निकाल दी गई है, इंग्लैंड बोर्ड तक पहुँच चुकी है ये बात, इंग्लैंड क्रिकेट को ये बात पता चल गई है, टीम मैनेजमेंट को सबको पता है, तो अब वो क्या कर सकते हैं, ये थोड़ी सी ट्रिक मिस हो चुकी है। अब वो सेकंड और फोर्थ टेस्ट मैच के लिए हो सकता है ग्रीन टॉप पिच कर दे, जहाँ पे हमारे बैट्समैन भी नहीं चलेंगे और बुमराह के अलावा कोई भी इफेक्टिव बॉलर नहीं है, तो अंडर प्रेशर रहेगी इंडिया सेकंड और फोर्थ टेस्ट के लिए। तो ये बहुत जल्दी था जो कि इंडिया ने प्रेस रिलीज करके इन्फॉर्मेशन दी थी कि बुमराह 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। अब क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि पहले 2 टेस्ट खिला दो बुमराह को, तीसरे में आराम दे दो, फिर चौथा पाँचवा खिला दो, थोड़ा स्ट्रैटेजी बदल दो, वरना इंग्लैंड
कुछ नहीं तो 2 टेस्ट मैच तो वो वाले डेफिनेटली जीत जाएगा जिसमें बुमराह नहीं होंगे, बाकी 3 आपको संभालने पड़ सकते हैं। तो जो भी हुआ है गलत हुआ है, प्लस साथ ही साथ आप बुमराह के बेसिस पे टीम नहीं चला सकते यार। आपको अगर पता है कि बुमराह नहीं खेलने वाले तो आपको एक प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाना था, ना कि शार्दुल ठाकुर। आप चाहते तो वहाँ पे हर्षित राणा को खिला सकते थे, आकाशदीप को खिला सकते थे, या फिर आप हर्षदीप सिंह को डेब्यू करवा के थोड़ा एक्सपीरियंस दे सकते थे। बट बैटिंग में गहराई लाने के चक्कर में आप शार्दुल ठाकुर को लाए, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं। शुभमन गिल को कॉन्फिडेंस नहीं था, पूरे इनिंग में सिर्फ 6 ओवर डाले, जहाँ 25-25 ओवर डाले हैं सिराज ने, बुमराह ने, और 20 ओवर लगभग डाले हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने, सिर्फ 6 ओवर डाले हमारे चौथे पेसर ने। अगर यही करना था तो नीतीश कुमार रेड्डी एज अ प्रॉपर बैट्समैन खिला सकते थे हम लोग। और 5 या 6 क्या 10 ओवर का स्पेल तो नीतीश कुमार रेड्डी ने बीजीटी में भी डाला था, वो हो सकता था, जो कि नहीं देखने को मिला। तो बैक टू बैक मैं बोलता हूँ, एक गलती होगी ना, उस गलती को सुधारने के चक्कर में 10 और गलती कर जाते हैं, खासकर इंडियन कैप्टन, खासकर कब, जब इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो वही देखने को मिला। पहला गलती, शार्दुल ठाकुर को टीम में रखा तो बॉलिंग क्यों नहीं करवाई, और जब ज़रूरत पड़ रही है तब बार बार बुमराह आ रहे हैं, उसके अलावा कोई इफेक्टिव नहीं है। 6 के 6 रन रेट चल रहे हैं भाई इंग्लैंड के, और पिटाई हो रही है इकॉनमी में, बुरी तरीके से ख़राब हो गई इकॉनमी। प्रसिद्ध कृष्णा की, सिराज की, दोनों शतक मार चुके हैं। ये भी याद दिला दूँ आपको, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का भी शतक हो चुका है। इकॉनमी वाइज 4 के आसपास की इकॉनमी बुमराह की थी, और 3 साढ़े 3 की थी जडेजा की, जिनकी इकॉनमी बेस्ट थी। शार्दुल ने तो 6 ही ओवर डाले थे, उनकी इकॉनमी तो अच्छी ही होनी थी। बट ऑल इन ऑल बुमराह, वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई ही चल रहा है, 5 विकेट का हॉल लेकर के गए हैं। मैं बस ये चाहता हूँ टीम इंडिया थोड़ी लंबी बैटिंग करे, ताकि इनको 4th इनिंग, जो कि मैच की 4th इनिंग है, इंग्लैंड की 2nd इनिंग है, उसमें पूरा रिकवर हो गया है। क्योंकि 25 ओवर डाल के आ रहे हैं, 25 ओवर बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप याद रखिए, अभी टाटा IPL खत्म हुआ है तो वहाँ भी ऑलरेडी बहुत बॉलिंग कर चुके हैं जसप्रीत बुमराह, और उससे पहले इनकी बैक की सर्जरी हुई है। तो उस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए टीम मैनेजमेंट को, और उसको सपोर्ट करना पड़ेगा टीम इंडियन के बैट्समैन को। उसके बाद क्या होता है, टीम इंडिया को 6 रन की लीड मिलती है। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल आते हैं ओपन करने, दोनों बहुत शानदार एक एक चौके लगाते हैं, सिंगल डबल खेलते हैं, और कॉलिंग बहुत अच्छी हो रही होती है। बट वहीं पे एक बहुत तगड़ी बॉल डालते हैं ब्रेंडन कार्स, और आउटसाइड एज लेकर के जाते हैं यशस्वी जायसवाल का। यशस्वी जायसवाल 6 रन पे आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या साबित हुआ, जायसवाल ने पहले इनिंग में शतक मारा, उसके अलावा जो 2 कैचेस छोड़े हैं ना, अगर मैं आपको वापस से याद दिला दूँ, पहला कैच उन्हें बेन डकेट का छोड़ा था, 50+ वो बना करके गए। ओली पोप का कैच छोड़ा था जडेजा ने, जो 100 मार के गए। उसके बाद हैरी ब्रूक का कैच भी छोड़ा था जायसवाल ने, जो कि लगभग शतक बना गए, 99 बना गए। और उसके बाद 2nd इनिंग में जायसवाल 6 रन पे आउट होते हैं। तो मैं वही बोलता हूँ, एक टेस्ट मैच 4 पारी पूरी प्लेयर की ध्यान से देखो, और वहीं सामने करुण नायर को देखो, 0 पे आउट हुए थे, बट 2 इंपॉर्टेंट कैचेस लेकर के गए हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, बट जायसवाल का कम हो गया। तो जब तक चारों पारी खत्म नहीं होती, आप ये नहीं बोल सकते किस प्लेयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, किसने नहीं किया है। इवन स्टीवन हो जाती है सिचुएशन चारों इनिंग के बाद, तो जो हो गया वो बीत गया है। बट अब मैं चाहूँगा करुण नायर बैटिंग में कुछ कर जाए, जैसा साई सुदर्शन ने 30 रन बना करके दिखा दिया, वो अच्छा खेल रहे हैं। KL राहुल 47 नॉट आउट खेल रहे हैं, शुभमन गिल 6 रन पे नॉट आउट है। तो इनसे ही दोनों से उम्मीद है, दोनों एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं। जो 2 विकेट गिरे मैंने आपको बताया, 6 रन पर आउट हुए यशस्वी जायसवाल, 30 रन पर आउट हो गए साई सुदर्शन। बट मैं एक तरफ से खुश भी हूँ कि साई सुदर्शन ने अच्छी बैटिंग की, बट निराश इस चीज़ से हूँ कि दोनों बार डाउन द लेग, और उनका हेड पोजीशन गिरा, सर गिरा, और लेग साइड की बॉल पे वो खेलते टाइम थोड़ा अनकंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। पिछली बार भी पहली पारी में बेन स्टोक्स ने उनको डाउन द लेग आउट किया था, कीपर के पास कैच, और दूसरी बार शॉर्ट लेग के पास कैच, बहुत तेज़ी से गया था वो, और डीप में गया था कैच, बहुत तगड़ा कैच पकड़ा, और वहाँ पे 30 रन पे वेल सेटल्ड नज़र आ रहे थे साई सुदर्शन। बट फिर डाउन द लेग गई बॉल, T20 मोड में बैट चला दिया, पूरा फ्लिक कर दिया, और फील्डर के सीधा गोदी में कैच गया, 30 रन पर वो आउट हो गए, और 90 पे 2 हो गई टीम इंडिया। 96 रन की अभी लीड है टीम इंडिया के पास। अभी यहाँ से क्या गेम प्लान हो सकता है, यहाँ से शुभमन गिल, KL राहुल एक्सपीरियंस झोंक दें, और बड़े रन बनाए, लंबे रन बनाए, 300 साढ़े 300 तक अगर टीम इंडिया पहुँचती है, तब इस मैच में फाइटिंग बनी रहेगी। जहाँ 250 से 300 का मैच हुआ, तब ये ड्रॉ या फिर इंग्लैंड विन तक चला जाएगा। और 250 के नीचे बने, 250 के नीचे अगर इंडिया कैसे भी ऑल आउट होती है, कुछ भी होता है, पिच कंडीशन कुछ भी ख़राब होती है, डिक्लेयर करती है कि रिजल्ट के लिए, तो इंग्लैंड मैच में आगे आ जाएगा। तो 300 साढ़े 300 बने तो टीम इंडिया मैच जीतेगा, 250 से 300 बने तो ड्रॉ की ओर जाएगा, 250 के नीचे बने तो इंग्लैंड डेफिनेटली जीत जाएगा, क्योंकि वो बैस बॉल खेलेंगे, और उनके बैस बॉल की क्या ताकत है, वो 2 सेशन में भी 200-250 रन बना सकते हैं। T20 मोड के प्लेयर है, क्योंकि उनके पास भी जेंजी प्लेयर है जो कि सिर्फ बैस बॉल खेलना जानते हैं, जो कि हमने देखा था पहले इनिंग में 5 के रन रेट के नीचे रुके ही नहीं इंग्लैंड की टीम, और इंडिया से लगभग 20-30 ओवर कम खेल के लगभग उतने ही रन बना दिए, 471 के करीब आ गई थी इंग्लैंड की टीम। तो बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है दोनों टीमों से। बट मैन विद द गोल्डन नाम है बेन स्टोक्स भाई, जब आते हैं पूरी जान झोंक देते हैं, टॉप लेकर चलते हैं सीम, एकदम स्ट्रेटर सीम लेकर के चलते हैं। बाकी सारे बॉलर्स की क्रॉस सीम या फिर बॉबल सीम होती है, बट अपराइट सीम के साथ बॉलिंग करते हैं बेन स्टोक्स, और वही देखने को मिला। बहुत अच्छी पार्टनरशिप तोड़ी उन्होंने KL राहुल और साई सुदर्शन की, और फिर से कम बैक कर चुकी है इंग्लैंड की टीम। 90 पे 2 है टीम इंडिया। देखना इंटरेस्टिंग होगा अब कैसा जाता है चौथे दिन का खेल। आपको मैं एक बार पूरा स्कोर बोर्ड दिखा दूँ क्या कुछ चला है अभी तक मैच में। तो इंडिया ने पहले पारी में 471 बनाए, इंग्लैंड ने 465। अभी इंडिया है 90 पे 2, 23 ओवर का मैच हो चुका है। KL राहुल 47 नॉट आउट, शुभमन गिल 6 रन पे नॉट आउट, शोएब बशीर ने 2.5 ओवर्स डाले हैं। पारी
बारिश की वजह से मैच रुका और बेन स्टोक्स खुश नहीं थे कि भाई मैच को रोक दिया, एक ही बॉल बची थी, होने देते, उसके बाद देखते ख़त्म करना है कि नहीं, बट ऐसा नहीं हुआ। केएल राहुल ने बैट अपनी जैकेट के अंदर डाला क्योंकि गीला ना हो जाए, लकड़ी ख़राब ना हो जाए। मैच खत्म हुआ, सब अपने अपने घर गए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको यहाँ दिख रही होगी, विन परसेंटेज 44% चांस अभी भी है टीम इंडिया का टेस्ट मैच जीतने का, 17% चांस है ड्रॉ होने का, और इंग्लैंड के जीतने के चांसेस है 39%। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा टेस्ट मैच, ड्रॉ होगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और कोई पॉइंट अगर मैंने मिस किया है तो डेफिनेटली बताइएगा। मैं कमेंट सेक्शन अभी देख रहा हूँ, सब सिराज की बात कर रहे हैं कि उनका एग्रेशन बहुत तगड़ा था, बट मैं उसको क्लियर कर दूँ, अगर आप एग्रेशन दिखाते हो और विकेट ले लेते हो तो उसकी तारीफ़ होती है, अगर आप पिट जाते हो तो तारीफ़ नहीं होती। तो वही हुआ यहाँ पे सिराज के साथ, बहुत बुरी पिटाई हुई इसके बाद, तो उसकी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा कमेंट मैं देख रहा हूँ ईशान किशन को रिलेटेड। हाँ, वो नॉटिंघम के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए खेलने वाले हैं, तो इंग्लैंड से अब वो काउंटी क्रिकेट खेलते हुए नजर आने वाले हैं, तो वहाँ पर उनको कैप मिल चुकी है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। और 5 विकेट का हॉल ले चुके हैं जसप्रीत बुमराह, जो आप सभी के साथ शेयर करना था, जो कि हाईएस्ट है किसी भी इंडियन बॉलर के लिए फॉरेन सॉइल में। तो एक से एक न्यूज़ चल रही है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़, कनाडा क्रिकेट टीम को एक बार कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए, क्योंकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये 2-4 क्रिकेट की न्यूज़ एक्स्ट्रा थी जो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। और एक सैडन न्यूज़ भी थी, जहाँ पे फॉर्मर क्रिकेटर है डेविड लॉरेंस, जो कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेल चुके फास्ट बॉलर थे, उनका आज देहांत हुआ। आपने देखा होगा हर प्लेयर ने ब्लैक बैंड पहना था 1964 टू 2025। तो बहुत अच्छे प्लेयर थे। ओल्ड प्लेयर हम जानते हैं जनरेशनल प्लेयर होते हैं, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं नई जनरेशन को, तो उनका आज देहांत हुआ तो सबने ब्लैक बैंड पहना था। तो ये कुछ हाईलाइटेड न्यूज़ थी जो कि आज हुई है क्रिकेट की दुनिया में। कैसा लगा ये मैच सेंटर लाइव, कैसा लगा ये अपडेट, कैसा लगा एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपके चौथे दिन के सारे अपडेट्स के साथ और मैच सेंटर लाइव के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।